एपिसोड 10। अदिति तैयार हो रही थी, तब शीतल का फोन आता है। अदिति गहने पहन रही थी और उससे एक हाथ से फोन पर बात नहीं कर सकती थी। उसने शीतल का फोन स्पीकर पर रख दिया। शीतल बोली, मेरी प्रिटी दोस्त कैसी और क्या कर रही है? ये सुनकर अदिति बोली, कुछ रस्में हैं, तैयार हो रही हूँ। ये सुनकर शीतल बोली, ओहो, आज तो मुंह दिखाई, यानी कि नहीं गाएंगे। कितने देंगे सब बताना मुझे, ठीक है? अदिति मुस्कुरा देती है और कहती है, तुम भी ना शीतल। ये कहकर वो अपने कानों के झुमके पहनने लगती है। तभी शीतल बोली, वैसे मेरी जान, ये बताओ कैसी गई शादी की पहली रात? ये सुनते ही अदिति का खिलखिलाता हुआ चेहरा मुरझा गया। उसके हाथ से बाली नीचे गिर गई। शीतल वापस बोली, बताना यार जीजू कैसे है? इन मामलों में अच्छे हैं, वैसे तो बॉडी है उनकी अच्छी मस्त। बताना क्या हुआ, चुप क्यों है, शर्मा क्यों रही है? इस बीच अदिति बाली उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी उसे दरवाजे के पास जूते दिखाई दिए। अदिति की आंखें बड़ी हो गई और वो जल्दी से घूंघट लेकर अपने फोन को काट देती है। ये सब बहुत जल्दी में ही हुआ। अद्वैत ने अदिति की लेफ्ट साइड को देख लिया था। अद्वैत पूरा चेहरा देखता उससे पहले अदिति अपना घूंघट ले लेती है। वो खड़ी हो जाती है। उसके पैरों में हड़बड़ी में बाली लग जाती है, जिससे हल्की सी आह उसके मुंह से निकलती है। अदिति काफी डरी हुई थी। तभी अद्वैत आगे आता है और दरवाजे को बंद कर अदिति के सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांध कर कहता है, इन सबकी आदत डाल लीजिए। कई लोग इस बारे में सवाल करेंगे। आपको यही जवाब देना है कि ये एक पति पत्नी के बीच की बात है। ऐसी बातें जग जाहिर नहीं की जाती है। ये कहकर वो वार्डरोब के पास जाता है और वॉच पहनता है और एक टाई लेकर ब्लेजर निकाल कर पहन लेता है। अदिति अभी भी वहीं स्तब्ध खड़ी थी। अद्वैत अपना काम करके वहां से जाने लगता है। अद्वैत की इस बात से कोई शर्म नहीं आती। उसे बहुत अजीब लग रहा था। वहीं अदिति तो शर्मा रही थी। उसे बहुत अजीब लग रहा था। अद्वैत वहां से चला जाता है, पर उसके मन में एक बेचैनी थी। उसे अदिति का पूरा चेहरा देखना था। तभी उसे अपनी बात याद आई कि वो उसे कभी भी पत्नी नहीं मान सकता। अदिति तैयार हो जाती है और हॉल में आ जाती है। वहां भी कोई भी नहीं था। अदिति मंदिर की तरफ जाती है। अदिति देखती है कि वहां एक बड़ा सा मंदिर था, जिसमें राधा कृष्ण की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा थी। साथ में उसके आगे शिव पार्वती के संग पूरा परिवार विराजमान था। उनके आगे गणपति, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, माँ अम्बे की छोटी छोटी प्रतिमाएं थी और ठीक उसके बगल में पूरा राम परिवार था। अदिति सबको नमन करके एक थाली में दिया जलाकर गणेश वंदना बोलना शुरू करती है। अदिति की मीठी आवाज सुनकर सभी एक एक करके हॉल में आते हैं और एक एक करके अदिति के पीछे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। अद्वैत, जो कंपनी के लिए निकल रहा था, उसके भी कदम रुक जाते हैं और वो मंदिर की दिशा में देखता है, जहाँ अदिति पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद अदिति पीछे मुड़कर देखती है। सब लोग वहीं खड़े होकर मुस्कुरा कर उसे देख रहे थे। अदिति सबको आरती देती है और सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। वहीं आदि और गर्वित अदिति के पैर छूने के लिए पूरे जमीन पर लेट जाते हैं। अदिति एक दो कदम पीछे हो जाती है। अब सब लोग हंसने लगते हैं। वहीं अद्वैत नाव में सिर हिला देता है। अद्वैत जैसे ही मुड़ने को होता है, तभी दादी सा बोलती है, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी कुछ रस्में पूरी नहीं हुई हैं। आइए और उसे पूरा कीजिए। ये सुनकर अद्वैत घूर कर बोला, आपने तो कहा था कि सिर्फ 4 दिन ही हमें ऑफिस नहीं जाना होगा और 4 दिन बीत चुके हैं। अब मेरा ऑफिस जाना जरूरी है। ये सुनकर कमल जी बोले, हम चले जाते हैं, तब तक आप रस्में पूरी कर लीजिए, बाद में आ जाइएगा। आपको ऑफिस जाने के लिए मना किसने किया है? अद्वैत अपने हाथ बांधकर गहरी सांस लेता है। घर के कुछ मेहमान जो नजदीक रहते थे, वे भी अब आ जाते हैं और पड़ोसी भी रस्मों के लिए आ जाते हैं। अदिति और अद्वैत को आमने सामने बिठाया जाता है और उनके बीच एक बड़ा सा थाल रखा जाता है, जिसमें दूध और पानी मिक्स था। उसके अंदर गुलाब की पंखुड़ियां डाली हुई होती हैं। दादी सा आगे आकर अद्वैत के हाथों में से एक अंगूठी निकालकर नीचे पानी में डाल देती है। अस्मिता और गुंजन अपनी अपनी रिंग डाल देती है, जिससे अद्वैत की रिंग जल्दी ही उसके हाथ में ना आने पाए। गीता जी बोली, अब आप रस्म शुरू कीजिए। जिसके हाथों में ज्यादा बार अंगूठी आ गई, वो हुकूमत करेगा पूरे जीवन। उनके ऐसे कहने के बाद सब देखने लगते हैं।
आदि और गर्वित दोनों भाभी सा कह के चिल्ला रहे थे। अद्वैत और अदिति अंगूठी ढूंढने लगते हैं। पहली बार में अंगूठी अद्वैत को मिल जाती है। अदिति की आंखें अभी नीचे ही थी। सब लोग अद्वैत के लिए तालियां बजाते हैं। आदि और गर्वित उदास हो जाते हैं। अदिति और अद्वैत वापस से अंगूठी ढूंढने लगते हैं। इस बार अदिति को मिल जाती है। ये देख आदि अदिति को पीछे से गले लगा लेता है। ये देख अद्वैत आदि को घूरता है। आदि पीछे हो जाता है और चुपचाप खड़ा हो जाता है। अब तीसरी और आखिरी बारी थी जिसमें अद्वैत अंगूठी की रस्म जीत जाता है। ये देख दादी सा बोली, बिंदनी, अब आपको पूरे जीवन अपने भरतार का हुक्म मानना होगा। ये सुन अदिति अपना पल्लू पकड़कर हाँ में सिर हिला देती है। अद्वैत अपनी दादी सा को देखकर बोला, अब रस्में हो चुकी हैं तो क्या हम जा सकते हैं? ये सुनकर दादी सा बोली, क्यों इतनी जल्दी है तान्ने छोरे? 1 बजे से पहले आपको कहीं नहीं जाने को मिलेगा। ये सुन अद्वैत घूर कर दादी सा को देखता है। वो बोली, आपने ये रस्म कर दी, पर एक रस्म और बाकी है जो इससे पहले की जाती है, जुआ जोई की रस्म। ये सुन अदिति और अद्वैत दोनों सवालिया नजरों से दादी सा को देखते हैं। दादी सा बोली, जब आपका गठबंधन हुआ था तब आपको पता है पंडित जी ने आप दोनों के हाथों में पैरों में लाल धागे बांधे थे। ये सुन दोनों हाँ में सिर हिलाते हैं। दादी सा बोली, हाँ जी, तो आपको उन्हें निकालना है। ये सुन अद्वैत और अदिति जैसे लाल धागे निकालने को होते हैं, तभी दादी सा बोलती, अरे नहीं नहीं, ऐसे नहीं, पहले दूल्हा दुल्हन के हाथों पैरों में से धागा निकालेंगे। ये सुन अद्वैत अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अदिति भी अपना हाथ अद्वैत को देती है। अद्वैत दोनों हाथों से जैसे धागा निकालने को चाहता है, तभी आदि आकर एक हाथ अद्वैत का पकड़ लेता है। अद्वैत उसे घूरता है। तभी दादी सा बोली, छोटे कुंवर सही कर रहे हैं, दूल्हे को एक हाथ से खोलना होता है और दुल्हन को दोनों हाथों से। ये सुन अद्वैत चौंक जाता है। वो धागा एक हाथ से कैसे खोलेगा? वहीं अदिति हल्का सा मुस्कुराती है। अद्वैत हार नहीं मानता और गहरी सांस लेकर धागा एक हाथ से खोलने की कोशिश करने लगता है। काफी टाइम जो हो गया था, धागा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अदिति ऊपर सरक कर दादी सा को देखती है। दादी सा उसे सब्र रखने को कहती है। अद्वैत अदिति के हाथों का धागा खोल देता है। अदिति राहत की सांस लेती है। अद्वैत अदिति को देखता है। अदिति कुछ समझ नहीं पाती। आखिर अद्वैत क्यों उसके सामने देख रहा है? क्या होगा आगे कहानी में, जानने के लिए सुनते रहिए प्रतिलिपि FM। दिखाया एक जोरदार आवाज गूंजी, खबरदार जो उसे टच भी किया तो, और अपनी ये रैगिंग की दुकान उठाकर तुम लोग अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। ये कोई और नहीं बल्कि कार्तिक था। उसकी जलती निगाहों से डरकर बाकी लड़के वहां से भाग खड़े हुए। विक्की भी सम्राट को कहने लगा, ब्रो चलो यहाँ से, वरना ये प्रिंसिपल से हमारी शिकायत कर देगा और हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सम्राट गुस्से में बोला, तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं डरता इससे। और कार्तिक, तू इस तरह से बीच में क्यों आ रहा है, वह भी इस मामूली सी बहनजी टाइप लड़की के लिए? तू जा ना यहाँ से, मुझे अपना काम करने दे। कार्तिक बोला, सम्राट बस बहुत हो गया। और हाँ, ये कोई मामूली सी बहनजी टाइप लड़की नहीं है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, तो आइंदा से इन दोनों के आसपास भी नजर आए तो अच्छा नहीं होगा। सम्राट इस पर उसे देख लेने की धमकी देते हुए वहाँ से चला गया। तभी वहाँ जय भी आ गया। उसने गायू को रोते देखा तो इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो राधिका ने धीरे से उसे सब बता दिया। उसने गायू को शांत होने का इशारा किया तो वह उसके गले लगकर और भी रोने लगी। जय भी उसका सर सहलाते हुए कहा, गायू चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। देखो, कार्तिक के डर से वो सब चले गए हैं। राधु भी उसका पीठ सहलाते हुए बोली, गायू तू ना बिल्कुल ही डरपोक है, चल अब जल्दी से चुप हो जा, वरना तुम्हारे गाल फिर से लाल टमाटर जैसे हो जाएंगे। इस पर गायू चुप हो गई। जय और राधु ने राहत की सांस ली, पर तुरंत ही उन तीनों की ही सांसें फिर से अटक गई। अब रोने की बारी राधु की थी। रुद्र, तुम्हें कहा था ना इस लड़की को अकेले अंदर नहीं आने देने के लिए, फिर ये कैसे अंदर आ गई? कार्तिक रुद्र पर चिल्ला रहा था। रुद्र समझ गया कि अंदर कुछ न कुछ कांड हो चुका है, जिस वजह से कार्तिक इतने गुस्से में था। राधु बोली, उसे क्यों डांटते हो? जो कहना है मुझे कहो ना, उसे तो पता भी नहीं था
कि मैं अंदर जा रही हूँ। कार्तिक ने कहा, हाँ तो जब मैंने तुम्हें अकेले आने से मना किया था तो क्यों अंदर आई अकेले? कसम खा रखी हो क्या मेरी बात नहीं मानने का? और आ भी गई तो क्या जरूरत थी उस सम्राट और विक्की से उलझने की? तुम्हें पता भी है कि तुमने आते ही किस मुसीबत को गले लगा लिया है। अब क्या हुआ? अब मुंह क्यों बंद है? उस दोनों से तो बहुत जोर जोर से बहस कर रही थी। बोलो, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे। क्या जरूरत थी उन बदमाशों से उलझने की? क्यों नहीं मेरा वेट किया? बोलो भी। वह उस पर चिल्ला उठा। रुद्र ने कार्तिक के गुस्से को देखकर